जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे पूरा काम करता है और क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है कि जो हम लोग खाते पीते हैं ना, इसके पाचन होने का क्या पूरा प्रोसेस होता है। तो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र। तो पहली बात, पाचन क्या होता है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो उस भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ये पाचन कहलाता है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो उसका जब छोटे छोटे भागों में जब टूटता है, उसी को पाचन कहते हैं। अब ये पाचन कई तरह से होता है। तो पहले बात, पाचन का मतलब क्या था कि जो जटिल भोजन था हमारा भोजन जटिल होता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़े रूप में होता है। क्या डायरेक्ट हमारी बॉडी इसको पचा सकती है? तो बिल्कुल नहीं। जो हमारा शरीर होता है, एक इंसान का शरीर होता है, वो डायरेक्ट भोजन को नहीं पचा सकता है, तभी तो उसको कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो जो भोजन होता है, ये जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, टूटता है आगे जाके, तब इसको कहते हैं कि ये पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब पाचन में क्या होता है, जो बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे उसमें टूटते हैं। तो पाचन मुख्यतः चालू होता है अपने मुंह से। सबसे पहले हम मुंह में खाना खाते हैं तो मुंह से चालू होता है। और पाचन का जो सबसे पहला काम करते हैं वो करते हैं दांत। हमारे जो हमारे दांत होते हैं ना, ये पाचन का सबसे पहला काम करते हैं, दांत। ये सबसे पहले पाचन को शुरुआत मतलब यहीं से होता है, क्योंकि जब हम रोटी तोड़ते हैं उसको खाते हैं तो दांत हमारे उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। दांत का और काम क्या है, जो हमने भोजन खाया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना और उसको छोटा छोटा कर देना। तो ये काम करते हैं दांत। फिर क्या होता है, दांत में मतलब मुंह के जो हमारी मुंह होता है अंदर, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। यहां पे जो सलाइवा होता है, तो यहां पे बहुत सारी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, इसको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जैसे हम लोगों का मुंह होता है तो इसमें जो लार आती है ना, जो पानी आता है, ये कहां से आता है? ये आता है सलाइवरी ग्लैंड से। और जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कहां कहां से होती हैं, तो एक होती है इस जगह कान के पास में। जैसे हम कुछ खट्टा खाते हैं ना, तो वहां से, जैसे हम कुछ खट्टा खाते हैं तो वहां से अचानक से यहाँ पे दर्द होने लगता है। तो ये ग्लैंड है, ग्रंथि, जहां से पानी आ रहा है, लार आ रही है, सलाइवा आ रहा है। तो ये जो ग्लैंड होती है ना, तो यहां से जब वो पानी आता है तो इसी को कहते हैं जो सलाइवा। और वो सलाइवा यहां से आता है तो इस पहली वाली ग्रंथि को कहते हैं पाइरोटिड। इसको बोलते हैं पाइरोटिड। ये दोनों तरफ होती हैं लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। पाइरोटिड, जो ये पाइरोटिड ग्रंथि होती है, यहां से ज्यादा मात्रा में पानी होता है क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है यहाँ पे। और ये जो होती है, ये जो लार होती है हम लोगों की, बेसिकली ये इसमें से 99% तो पानी होता है। 99% जो सलाइवा होती है, इसमें 99% तो ये तो जल होता है, नॉर्मल पानी, H2O वाला। लेकिन 1% में एंजाइम होते हैं कुछ, जिनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो 1% में एंजाइम होते हैं और 99% जो होता है वो जल होता है अपना साधारण। तो पहली ग्रंथि है पाइरोटिड, जो यहां से, ये जो कान के पास होती है, यहाँ पे कभी कोई दर्द करने लगता है ना यहाँ पे, और यहाँ पे एक वायरस होता है जिस वजह से मम्स बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गलसुआ टाइप का, यहाँ से फूल जाता है तो एक जाली जालीदार कुछ आता है, बैंडेज टाइप का उसका, तो वो लगाते हैं लोग। तो वो पाइरोटिड जो ग्लैंड होती है, इसी में सूजन आ जाती है। एक मतलब वायरल डिसीज होती है, मम्स। तो यहाँ से निकलती हैं। फिर दूसरी कौन सी होती हैं? दूसरी होती हैं जैसे हम लोग, ये जो हमारा अंदर मुंह होता है, बक्कल कैविटी, इसके अंदर जैसे हम जीभ उठाएंगे अपनी, तो जब जीभ उठाते हैं तो देखेंगे तुरंत पानी आ जाएगा। तो ये पानी कहाँ से आया? ये जो लार आई, ये कहाँ से आई? ये आती है हमारी, यहाँ पे पाई जाती हैं
सब मैक्सिमलरी ग्लैंड कौन सी पाई जाती हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स दोनों तरफ, ये जबड़े के पास होती हैं, नीचे ये जबड़े के पास होती हैं। तो यहां से तो ये भी लार वाले का काम करती हैं, मतलब ये भी सलाइवा बनाती हैं। तो सलाइवा कहाँ से बन रहा है? पायरोटिड से, मतलब ये जो कान के पास से होती है, यहाँ से पानी आता है तुरंत। जैसे हम लोग कुछ खट्टा खाते हैं तो तुरंत अचानक से दर्द होने लगता है, क्योंकि खट्टे के लिए ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा लार की मात्रा चाहिए, ज़्यादा सलाइवा चाहिए। और जब ज़्यादा सलाइवा कब मिलेगा? ज़्यादा सलाइवा मिलेगा जब ज़्यादा पायरोटिड, मतलब ज़्यादा लार निकलेगी। और लार निकल रही इस ग्लैंड से, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारी। और सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं 3, पायरोटिड सबसे बड़ी यही होती है, पायरोटिड 2 होती हैं, एक इधर एक इधर। इसके बाद सब मैक्सिमलरी ये भी होती है। तो ये जैसे जीभ उठाएंगे तो नीचे जबड़े के पास में होती है, यहाँ पे नीचे दोनों तरफ। और एक होती है सब लिंगुअली, सब लिंगुअल, सब लिंगुअली। अब सब लिंगुअली क्या होता है? ये होता है जैसे जीभ होती है तो जीभ के आसपास जो होती हैं, जीभ के आसपास, तो जीभ के आसपास सब लिंगुअली होती हैं। तो वहां से भी सलाइवा निकलता है। तो सलाइवा बेसिकली कितनी जगह से निकलेगा? सलाइवा निकलेगा हमारा 3 ग्रंथियों से, पायरोटिड, सब मैक्सिमलरी और सब लिंगुअल। और यहां से जो निकलता है, ये जो सलाइवा निकलता है, तो इसमें 99% होता है जो हमारा पानी होता है, और 1% में एंजाइम होते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं, इनका काम बहुत होता है, पाचन में बहुत काम होता है इनका, मतलब खाना पचाने में इनका बहुत सारा काम होता है। तो इनसे कई सारे एंजाइम निकलते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम है? एक निकलता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, और एक निकलता है टायलिन, एक निकलता है डाइस्टेज, और एक और निकलता है म्यूलिन। ये 4 एंजाइम होते हैं जो कहां से निकलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड से निकलती सलाइवा है, उसी में से 99% जो होता है ये जल होता है, पानी होता है। और 1% में लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन होते हैं। अब ये समझते हैं ये क्या करते हैं? जब भी, मतलब जितने भी, जैसे जो मुंह के अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं तो हर चीज में, कुछ भी हम खा पी रहे हो, कुछ भी मुंह में जा रही हो, हर चीज में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, कीटाणु कुछ ना कुछ होते जरूर हैं, कुछ जर्म्स होते हैं। और जैसे हम खाएंगे तो लाइसोजाइम का काम होता है उन्हीं को अटैक करता है, मतलब उनको मार देता है। जितने खराब कीटाणु होंगे उन सबको, जो खाने के साथ में गए होंगे, जो हमें दिखते नहीं है, उन सबको लाइसोजाइम मार देता है। तो लाइसोजाइम का काम है सुरक्षा करना, मतलब मुंह की। तो जैसे ही मुंह में कोई भी कीटाणु बाहर से आएगा, या खाने के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो उसको मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। अब जैसे बच्चे होते हैं छोटे, तो बच्चों में देखा होगा लार ज्यादा निकलती रहती है। तो बच्चों में लार ज्यादा निकलती है तो उसका मेन रीजन यही होता है, क्योंकि देखो छोटा बच्चा है जैसे, तो वो क्या करेगा, उसको कोई भी चीज दे दो, सबसे पहले वो मुंह में डालेगा, पहले मुंह में डाल के जरूर चेक करता है कि लाओ कैसा है देखें। जो भी लगभग 1-2 महीने से लेकर 2-3 साल तक के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जो भी चीज दो पहले मुंह में डाल लेंगे। तो भगवान को भी पता था, इससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि उसको भी पता था कि बच्चे कोई भी चीज मुंह में डालेंगे, और मुंह में कोई भी कितनी खराब से खराब चीज डाल लेते हैं वो। अब जब मुंह में डालेंगे तो उसमें कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, तो वो उनके जो बच्चों के होता है वो लाइसोजाइम ज्यादा निकलता है, मतलब लार उनके ज्यादा निकलती है। लार ज्यादा निकलेगी तो लाइसोजाइम भी ज्यादा होगा, तो बच्चों को लाइसोजाइम ज्यादा निकलता है। तो अगर बच्चा कोई ये सब चीज डालता है तो उसके जो कीटाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं मुंह में ही। और लाइसोजाइम की एक और खासियत होती है, ये जो लाइसोजाइम होता है ये केवल जगे रहने पर निकलता है, मतलब जैसे हम जब तक जग रहे हैं, सो गए तो ये नहीं निकलेगा, जितनी देर जगते हैं उतनी देर निकलता है, उतनी देर काम करता है। तो जितनी देर हम एक्टिव रहेंगे, जितनी देर जगेंगे, उतनी देर ये लाइसोजाइम काम करेगा। तो लाइसोजाइम अब तभी तो होता है ना, जैसे जब तक हम जगते रहेंगे, चाहे जितनी देर हम जग लें, 2 दिन 3 दिन बिना सोए, जब तक जगेंगे तब तक हमारे दांत में हमें ब्रश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दांत हमारे बिल्कुल साफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही सो गए, अगर 2 घंटे के लिए भी सो गए ना, तो उसके बाद जब भी आप जगोगे तो देखोगे कि अपने दांतों में कि आसपास ऐसा लगेगा कुछ परत जम गई है, कुछ कीटाणु जम बैठ गए हैं, कुछ जम्स बैठ चुके हैं, है ना। कभी कभी पीला पीला भी पड़ जाता है, तो वो सब क्योंकि लाइसोजाइम उतने देर काम नहीं किया,
इनएक्टिव हो गया, उसने तो अपना मतलब वो तो एक्टिव था नहीं, तो जितने कीटाणु थे वो सब जम गए, वो सब रुक गए वहीं पे क्योंकि उनको नष्ट नहीं कर पाया। तो लाइसोजाइम एंजाइम ये क्या करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता है, थोड़े बहुत मतलब काफ़ी हद तक कर देता है। तो लाइसोजाइम का काम आप समझ गए होंगे। फिर बात आती है टाइलिन और डाइस्टेज की। देखो जो टाइलिन होता है और डाइस्टेज होता है, ये क्या करता है, टाइलिन और डाइस्टेज जो एंजाइम होता है ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मतलब जो जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, जैसे हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं, तो जितने भी अनाज होते हैं इनका जो ऊपरी छिलका होता है, जो इनका जैसे गेहूं के ऊपर हो गया, चने के ऊपर हो गया, है ना, जितने भी अनाज हैं इनके जो ऊपरी छिलका होता है वो सब स्टार्च का होता है। आलू में बहुत सारा स्टार्च पाया जाता है। तो जो स्टार्च होते हैं ये ग्लूकोज से काफी मतलब इनको बोलते हैं पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो स्टार्च का जो पाचन करने का काम करते हैं वो भी टाइलिन और डाइस्टेज करते हैं। टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को पचाते हैं। फिर म्यूलिन, अब ये म्यूलिन क्या करता है, म्यूलिन करता है कि हमारे भोजन को चिपचिपा बना देता है, गीला गीला कर देता है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद खा के अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो वो गीला गीला हो जाएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूलिन के कारण गीला वो गीला मतलब चिपचिपा हो जाता है। गीला तो मान लो जल भी था तो गीला हो सकता था, लेकिन जो चिपचिपा आएगा लिपलिपा वो होता है म्यूलिन के कारण। क्योंकि जब म्यूलिन होता है, जैसे मान लो कुछ खाया हमने, तो चिपचिपा होने से ही होता है कि जब वो हमारे गले में जाएगा तो आराम से बिल्कुल चिकना होगा तो जल्दी से निकल जाएगा। उसको रास्ते में जब वो आगे ग्रास नली वगैरह में जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से निकल जाएगा। चिकना होगा तो फिसल के। तो म्यूलिन का काम होता है खाने को चिपचिपा बना देना, चिपचिपा बनाना। तो समझ गए ना, ये जो हमारी लार है कितनी ज्यादा काम की चीज है। अब ये जो लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, अब इनकी लार का क्या होता है इनके तो पूरा ये जल होता है, और जो इनका 1% होता है जो ज्यादा खाते हैं, ये सब इनका बर्बाद चला जाता है और उसको थूक देते हैं। तो 99.9% ये पूरा का मतलब ऐसा हो ही सकता है, या ऐसा डेफिनेट है कि जितने लोग गुटखा वगैरह खाते होंगे इनके पेट में स्टार्च वगैरह का पाचन उतना अच्छे से नहीं होगा, और फिर लाइसोजाइम भी काम नहीं करेगा तो कीटाणु में नहीं मरेंगे, तो इनका पेट जरूर खराब होएगा। इनकी पाचन क्रिया जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इनका उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा जितना एक नॉर्मल आदमी करेगा जो गुटखा तंबाकू इन सबसे दूर रहता है। तो समझ गए ना लार कितनी काम की चीज है, बचा के रखना है इसको ठीक है। और हर दिन जो एक ह्यूमन बॉडी है इसमें 1 से 1.5 लीटर, हर दिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है हर दिन। तो ये समझ गए आप कि कैसे लार का काम होता है, क्या काम होता है, और कैसे कैसे उसमें लाइसोजाइम का काम कीटाणु मारना, और ये सब आप समझ गए। ठीक है, आप समझेंगे इसके बाद क्या होता है। ये तो हो गया मुंह में, जब मुंह में सब खाना मतलब जितना काम था पाचन का, जितना काम था डाइजेस्ट करने का उतना हो गया, दांतों ने अपना काम किया, लार ने अपना काम किया। अब ये जब भोजन आगे चलता है तो आगे जब नीचे चलता है तो यहां से ग्रास नली मिलती है। ग्रास नली रास्ता होता है एक पूरा, ये मतलब अब भोजन अंदर जाएगा ना पेट में तो ये रास्ता होता है। तो ये मान लो यहाँ पे मुख था, है ना, अब यहां से अंदर गया तो ये रास्ता, इसको बोलते हैं ग्रास नली, इसको बोलते हैं ग्रास नली। इसकी लंबाई लगभग 10 इंच होती है। जैसे आप समझ लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक तो है ना, यहां से यहां तक ये 10 इंच। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये 10 इंच लगभग होती है ग्रास नली की जो लंबाई होती है। फिर क्या होता है आप समझिए, अब बहुत ही मतलब बढ़िया चीज शुरू होने वाली है। अब जैसे ही देखो खाना हमारा हमने अंदर खाया और जैसे ही वो यहां पे पहुंचा तो यहां पे एक वॉल्व पाया जाता है। यहाँ पे खाने मतलब जैसे ही जहां से तुम्हारा अमाशय शुरू होता है, स्टमक बोलते हैं जिसको, यहां से एक वो पाया जाता है, मतलब एक वॉल्व होता है। देखो वॉल्व का काम पता है क्या होता है, वॉल्व का काम होता है कि कोई चीज उसको मतलब एक ही तरफ जाएगी या इधर चली जाए, मतलब जैसे वॉल्व किसी जगह वॉल्व लगा दिया गया तो वो तो या तो अंदर चली जाएगी या तो बाहर नहीं आ पाएगी, अगर बाहर आएगी तो अंदर नहीं जा पाएगी, मतलब एक ही तरफ जाएगी। तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर। इस वॉल्व का काम होता है कि जैसे आपने जो भी खाया तो खाना तो अंदर चला जाएगा,
बाहर नहीं आ पाएगा। बाहर आने के लिए मतलब नॉर्मल केस में बाहर नहीं आएगा, वो आने के लिए आपको काफ़ी कंडीशन होती है उसमें। तो आपने खाना खाया और वो खाना ऐसे होते 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 जा चला और यहाँ पे एक वॉल मिला, स्फिक्टर बोलते हैं उसको। फिर जब ये खाना पहुंचा अमाशय में, कहाँ पहुंचा? अमाशय में। तो अमाशय में जो होता है, जैसे खाना पहुंचेगा तो अमाशय में HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमाशय में HCl एसिड होता है। और जब ये पहुंचेगा तो अमाशय 3 भागों में बांटा जा सकता है, हम लोग बांटते हैं। जैसे पहला होता है कार्डिफ, इसको बोलते हैं कार्डिफ। फिर होता है दूसरा वाला फंडिक, और लास्ट होता है पाइलोरिक। तो ये हमारा अमाशय होता है। तो जो HCl निकलता है ये निकलता है कार्डिफ में। तो सबसे पहले खाना कार्डिफ में पहुंचेगा ना, तो अमाशय के सबसे जो पहला भाग होता है उसको कार्डिफ बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे खाना पहुंचा तो ये HCl बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग वाला एसिड है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत हार्ड है। अगर इसको नॉर्मल ऐसे डाल दिया जाए ना तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा, ये हाथ को भी गला सकता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है। ये हाथ को भी गला सकता है। अब आप सोचेंगे कि हाथ को गला सकता है, लेकिन अमाशय तो वो तो पेट के अंदर है, उसको कहीं नहीं गला पा रहा है। वो तो हाथ से तो मुलायम होगा ना, हाथ से तो उसकी स्किन सॉफ्ट होगी ना, तो वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो ये अमाशय होता है इसके चारों तरफ एक परत होती है, इसको बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा, म्यूकोसा एक ऐसी परत होती है चारों तरफ कि इस पे एसिड का कोई प्रभाव नहीं होता है, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है म्यूकोसा पे। जैसे आप इतना समझो, जैसे एक बाल्टी पानी लेके आप अपने बेड में मारिए गद्दे पे, तो वो तो पूरा भीग जाएगा, गीला हो जाएगा, 2-3 दिन तक सूखेगा भी नहीं। लेकिन अगर उसी बेड का जो गद्दा है उसी के ऊपर अगर पॉलीथीन बिछा दो, आप पॉलीथीन बिछा दो, प्लास्टिक, अब वो प्लास्टिक डाल दो, फिर उसके बाद में पानी डालो, फिर क्या होगा? वो प्लास्टिक गीली हो जाएगी, लेकिन क्या अंदर उसके कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अंदर तुम्हारा गद्दा उतने साफ मिलेगा, मतलब उतने ही बिल्कुल सूखा मिलेगा, बस पॉलीथीन हटा दो। तो बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जैसे पॉलीथीन पे पानी का प्रभाव नहीं होएगा, उसको आर पार नहीं जाएगा, इसी तरह म्यूकोसा पे एसिड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। म्यूकोसा पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है एसिड का। तो म्यूकोसा थी, इस वजह से ये बच गया, नहीं तो ये अंदर ही जला के खत्म कर देता, अपने ही पेट को खत्म कर देता HCl, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। तो खाना यहां पे पहुंचा, कहां पे? अब जैसे पहुंचा तो HCl क्या करता है, इस भोजन में जितने कीटाणु थे, पहला काम किया लाइसोजाइम ने, जितने कीटाणु थे सबको खत्म। फिर काम किया कार्डिफ ने। कार्डिफ के पास जो भी जितना HCl था, यहीं से निकलता है HCl ज्यादातर। तो जैसे पहुंचा भोजन तो जितने भी कीटाणु थे सबको मार के खत्म कर देता है। कौन खत्म करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, सारे कीटाणु को मार के खत्म कर देगा। छोटा मोटा काम किया था लाइसोजाइम ने, बड़ा काम किसने किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। अब और यहीं पे क्या होता है, देखो हमारे दांत तो उतना अच्छे से उसको वो नहीं कर पाए थे, दांतों ने बस खाने को छोटा छोटा कर दिया था, तभी बोला था चबा के खाओ। अरे चबा के खाने का मतलब क्या है? खूब देर चबाओगे तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, क्योंकि मेन पाचन का मतलब वही है। जितना अच्छा छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, जितना जटिल खाना होगा वो छोटे छोटे चीजों में टूट जाएगा, काम खत्म, अच्छे से पच जाएगा। तो जो लोग तेजी तेजी खाना खाते हैं ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखें, खाने को धीरे धीरे खाएं, चबा के खाएं, जिससे क्या होगा, वो ज्यादा अच्छे से उसमें सलाइवा मिक्स होगी, पहली बार टाइलिन मिक्स होगा, डाइस्टेज मिक्स होगा, तो वैसे ठीक होगा। दूसरी बात, जब वो अंदर जाएगा तो HCl को ज्यादा मतलब यहाँ अमाशय में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अरे आराम से पच जाएगा जो भी होगा। अब HCl में जब खाना पहुंचा, HCl इतना हार्ड होता है, सबको बिल्कुल मतलब पूरा छोटा छोटा कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है, सब कुछ सारे कीटाणु नष्ट कर देता है। जो भी खाना होता है उसमें जितने कीटाणु होता है सब खत्म। अब यहाँ पे खाना पहुंचा और खाना हो गया पूरा। अब किसी भी चीज में अगर HCl जैसा अम्ल मिल जाएगा, खाना पूरा अम्लीय, खाना हो गया बिल्कुल अम्लीय, एसिड। अब हमको आती है डकार। जब हमको डकार आती है तो हल्की खट्टी आती है। उसका कारण क्या है पता है ना? क्योंकि यहाँ क्या हो गया HCl, और डकार आती है तो इतना तक आता है, खाना फिर लौट जाता है यहाँ तक। इस स्फिंक्टर वाल्व को थोड़ा सा पुश करता है और थोड़ा सा आता है और फिर वापस चला जाता है।
जब भी डकार आती है। लेकिन जब वॉमिटिंग होनी होती है तो वो पूरा ही आ जाता है, ठीक है, तब इन्फेक्टर वॉल्व खुल जाता है अपने आप जब वॉमिटिंग होनी होती है। तो क्या होएगा, HCl पूरा सब खट्टा कर देगा खाने को, तभी खट्टी डकार आएगी हमको, क्योंकि अम्ल खट्टे होते हैं, ठीक है। और ये होगा, फिर जब हमको वॉमिटिंग होनी होगी तो देखा होगा जब भी वॉमिटिंग होनी होती है पहले सबसे पहले मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि जो हमारी ये लार होती है ना, सलाइवा, ये होता है बेस, ये होता है बेस। बेस मतलब छार, ये होगा छार। और जो अंदर से यहाँ पे देखो, कभी वॉमिटिंग आएगी यहीं से तो लौट नहीं जाएगा खाना, पहले पहुंचेगा पेट में, HCl उसको तोड़ेगा, जब तोड़ नहीं पाएगा या उसको कोई दिक्कत समझ में आएगी कि कुछ गलत सलत खा लिया है इसने, तो उसको ऊपर निकालेगा, जो उसको ऊपर निकालेगा तो स्फिंक्टर वॉल्व को पुश करते हुए सब आएगा खाना, और आके ऊपर जब निकलेगा, और उससे पहले, अब ये तो पता है ना, माइंड को पता है ये चीज़ कि बहुत अम्लीय आ रहा है अंदर से, और अगर ये आ गया ना मुंह में तो मुंह पूरा जला देगा, क्योंकि इसमें HCl है। तो माइंड तुरंत रिलीज करता है क्या, साला इनसे कहता है पायरोटिड और सब मैक्सिमलरी और सब लिंगुअल से कि जल्दी जल्दी लार बनाओ और पानी निकालो, मतलब लार निकालो। और जब लार निकालोगे ना तो वो है क्षारी बेस और ये है अम्लीय, तो उसको कुछ प्रभाव कम कर देता है, कुछ प्रभाव उसको कम कर देता है, मतलब मुंह जलता नहीं है, जितना जल जाता पूरा खत्म, मतलब खराब हो जाता, पूरा छिल जाता, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी काफी हद तक खराब हो जाता है, ठीक है। तो डकार खट्टी क्यों आती है समझ गए आप। दूसरी बात ये समझ गए कि मुंह में पानी क्यों आ जाता है वोमिटिंग से पहले, ठीक है। अब समझते हैं, खाना पहुंच चुका है कार्डिफ में, सब कुछ होने वाला था यहाँ पे कार्डिफ में होता, जो होता मतलब वोमिटिंग वगैरह ये सब। इसके बाद क्या होता है, जो फंडिक होता है, ये फंडिक, यहां पे क्या होता है, ऐसे ऐसे कांटेनुमा रचना पाई जाती है, कुछ कांटेनुमा मतलब कांटेनुमा कुछ कुछ चीजें पाई जाती हैं, कांटे टाइप की होती हैं, इनको बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं, रूजी, इनको बोलते हैं रूजी। ये क्या करते हैं, जैसे खाना आता है, देखो यहां से अमाशय का शेप ऐसे होता है। अब ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बचपन से, तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन समझने के लिए इतना ठीक है। अब जैसे खाना आया तो देखा होगा कि थोड़ा यहाँ पे स्लोप बन गया, मतलब एकदम से जा रहा है, और जैसे लगातार इसे जाने वाला है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ढाल है ना, अब ढाल में खाना तेजी से जाएगा। अब जब ऐसे जाएगा तो यहाँ पे दिक्कत होगी ना, एकदम से पहुंच जाएगा, और छोटी यहाँ आगे पतली सी है तो उसको समस्या हो जाएगी कि यार इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो यहाँ पे ये होते हैं रूजी। तो ये क्या करते हैं, खाने को अपने फंसा लेते हैं, क्योंकि कांटे जैसे होते हैं, खाने को फंसा लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जाओ जाओ तुम जाओ तुम दो। तो ये काम करते हैं। और जब खाना होएगा नहीं पेट में, मान लो खाना हो गया नहीं, तो यही जो रूजी होते हैं, ये होते हैं, ये चुभने लगते हैं आपस में ही। तभी जब हम लोग बहुत भूखे होते हैं तो अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, एक तरफ दर्द होता है कि अचानक से, मतलब ऐसा लगता है कि, मतलब फिर कहते हैं चूहे कूद रहे हैं, ये कूद रहे हैं, वो कूद रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है, वो फंडिक है, वो रूजी खड़ा हो गया है, ठीक है, ये होता है। तो ये लगता है। इसी समय क्या होता है, फिर जब भोजन पहुंचेगा पाइलोरिक के पास, कहां पहुंचेगा, पाइलोरिक में। तो जब पाइलोरिक के पास पहुंचेगा तो जब यहां पे आएगा भोजन, तो उसमें क्या होगा, यहां तो भोजन पूरा अम्लीय है, पूरा खूब ज्यादा खट्टा, बेस एसिड है। अब जब यहाँ पे एसिड है तो जैसे खाना यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक चीज होती है लीवर, यहाँ पे होता है लीवर, इसी से कनेक्ट होता है थोड़ा सा। अब होएगा ये कि लीवर के पास ही एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पित्ताशय। जो हमारा लीवर होता है ना, ये बहुत जरूरी चीज है ह्यूमन बॉडी में, लीवर बहुत काम करता है। तो लीवर एक काम और करता है, उसी में लीवर का काम करता है, ये पित्त बनाता है, पित्त का निर्माण करता है, पित्त इंग्लिश में बाइल बोलते हैं इसको, तो पित्त बनाता है। अब जब वो पित्त बनाएगा, पित्त क्या होता है, ये खाने में, ये पचने में मदद करता है काफी। तो जब पित्त बनाता है, और उस पित्त को स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक चीज होती है, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर, नाम सुना होगा, गाल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्त की थैली, गाल ब्लैडर। तो ये पित्त बनाता है, बनाता लीवर है, स्टोर कौन करता है, पित्ताशय। और जैसे खाना यहां से पहुंचा फंडिक के बाद पाइलोरिक में, जैसे खाना पहुंचा तो यहां से थोड़ा थोड़ा पित्त रस आने लगता है,
यहां से पित्तरस आने लगता है और उस खाने को क्या करता है, पित्तरस होता है क्षारीय, ये पहले याद रखना। ये कैसा होता है, क्षारीय। क्योंकि देखो यार, पहली बात समझो, यहां से खाना कैसा है, अम्लीय हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल खट्टा हो चुका है। HCl मिला, इतना हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये HCl। अब ये मिला है यार, म्यूकोसा तो यहां तक है ना, पॉलीथीन तो यहां तक लगी है ना केवल अमाशय में, जैसे वो पहुंचेगा छोटी आंत में तो बेचारे का क्या करेगा, नष्ट कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा, गला देगा, मतलब खुदे की चीज खराब हो जाएगी। आप बताओ, तो दिक्कत होने वाली थी कि नहीं थी? तो इसने दिमाग लगाया, किसने, इस सब देखो, जिस भी अंग को समस्या होती है ना, या तो दिमाग के पास भागता है, मतलब माइंड के पास, या तो लीवर के पास आता है कि तुम ही संभालो। अब छोटी आंत को दिक्कत, छोटी आंत कहती है ऊपर से HCl भेज देगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना, हम क्या करेंगे? तो लीवर कहता है अरे है परेशान हो हम, है ना, तो लीवर कहता है एक चीज बनाता है, उसी को कहते हैं पित्त। अब ये पित्त पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है पीले रंग का, ये पित्त बनाता है। अब लीवर पित्त तो बना दिया, कहता है हम कितने काम करें, पित्त बनाएं फिर स्टोर करें, कहता है स्टोर हम नहीं करेंगे। तो पित्त एक चीज होती है पित्ताशय, कहता है पित्ताशय तुम इसको स्टोर करो, तो उसका नाम हो जाता है पित्ताशय, गाल ब्लैडर बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, पित्त को संचित नहीं करता है, मतलब स्टोर नहीं करता है लीवर, केवल बनाता है, और स्टोर करने के लिए लगा देता है ये गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का काम है स्टोर करना है। और कितना बनाता है, इसकी क्वांटिटी है लगभग ये 600 ml बनाता है पर डे, लगभग, किसी में ज्यादा बनता है किसी में कम बनता है। तो ये कितना लीवर बनाता है, पित्त जो बाइल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बनाता है लगभग 600 ml, और स्टोर करने के लिए दे देता है पित्ताशय में। फिर होता ये कि किसी किसी को हो जाती है पथरी, स्टोन, कहाँ पे, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में हो जाती है जब वो, तो उसका कोई ज्यादा इलाज नहीं है, उसको आप वो नहीं कर सकते। फिर होता ही है कि ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर को ही हटा दिया जाता है। जब भी स्टोन हो जाएगी गॉल ब्लैडर में, तो या तो उसके लिए एक प्रोसेस अब आ गया है, लेजर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अब ज्यादातर सक्सेसफुल यही होता है कि उसको गॉल ब्लैडर ही हटा दो, उसी को काट के अलग कर देते हैं जब उसमें स्टोन होता है। अब उसमें स्टोन हो गया, अब बताओ लीवर, अब देखो दिक्कत आई थी छोटी आंत को, सबसे दिक्कत थी छोटी आंत को, कहती थी हमारे पास थोड़ी पॉलीथीन है, हम कैसे, म्यूकोसा थोड़ी हमारे पास, हम कैसे संभालेंगे HCl को। तो लीवर ने कहा था हम बनाएंगे ना, उसने बनाया पित्त, बाइल, कि जाओ तुम छार हो, तुम जाना थोड़ा जैसे खाना निकले, वो खाना होगा अम्ली, तुम थोड़ा सा छिड़क के उस खाना को क्या कर देना, न्यूट्रल कर देना, मतलब नॉर्मल कर देना, न्यूट्रल कर देना। ठीक है, एसिड था वो खाना, बेस आ जाएगा उस पर तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अब जिसका तो पित्ताशय हट गया, अब वो क्या करेगा, उसमें तो ये जो पित्त बनेगा स्टोर कहाँ होएगा। तो उनके लिए होता ये कि उनको दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, अब बॉडी से एक पार्ट हटाया गया तो दिक्कत तो होएगी, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती कि मतलब उस गॉल ब्लैडर में पथरी होने पे ज्यादा दिक्कत थी, स्टोन होने पे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि बहुत दर्द होता है उसमें, बहुत ज्यादा दर्द। ठीक है, लेकिन उसको हटा देने से ज्यादा नुकसान नहीं होता है, बस कुछ परहेज करने पड़ते हैं बस, क्योंकि उससे कोई खतरा नहीं होता है। तो होता ये, एक तो पित्त का काम होता है कि जो भी खाना आएगा उसको क्षारीय कर देना है, मतलब न्यूट्रल कर देना है, जिससे छोटी आंत को प्रॉब्लम ना हो। दूसरा काम क्या है उसका, दूसरा काम यह है कि जो पित्त होता है ये काम करता है फैट जो होता है ना, वसा, जो भी हमारा वसा होता है, वसा, फैट, इसके पाचन में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, मतलब इसको पचाने के लिए बहुत सारे काम करता है। ये पित्त इसको पचाता है, फैट को, तो फैट को पचाने के लिए काम करेगा। ठीक है, अब फैट को पचाने के लिए काम करेगा, तो अब जिसका तो हट गया, ये जिसका गॉल ब्लैडर नहीं है, तो उसको जो फैटी चीजें होती हैं, वसा वाली चीजें होती हैं, दूध हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, और ऑयली चीजें होंगी, तेल वगैरह, ठीक है, और जो फैटी चीजें होती हैं जितने भी जंक फूड वगैरह, तो उन सबको पचाने में दिक्कत आती है, क्योंकि फैट के पाचन में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है आपका पित्त। ठीक है, अब वो पित्त है नहीं तो दिक्कत होगी। अब फिर क्या होता है, तो
एक तो दिक्कत वो आएगी उनको, दूसरी दिक्कत आएगी उनको कि स्टोर करने वाली चीज हट गई जब, तो जो जितना लीवर से 600 ml बना, ये तुरंत जब मानो निकल गया, निकलता रहा, तो स्टोर नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या था, जब देखो गॉल ब्लैडर है अगर आपके पास, तो जब भी खाना आएगा, जब भी भोजन आएगा, देख लेगा कि भोजन आ गया, हाँ आ गया, लो थोड़ा सा छोड़ दो, नॉर्मल हो गया। लेकिन अब नहीं है जिसके, वो क्या करेगा, उसका तो है नहीं, तो लीवर बनाया, कहता है हमारे पास इतना काम थोड़ी, तमाम काम है हमारे पास, बहुत काम है लीवर का। सच में लीवर बहुत बिजी अंग है, बहुत काम करता है लीवर। अब जैसे खाना आया, लीवर तो बना ही रहा है, वो तो कहता है हम बना देंगे, काम कर देंगे अपना पूरा, वो तो बना रहा है, लेकिन स्टोर हो नहीं रहा है कहीं, तो निकलता रहता है। होता दिक्कत ये उन लोगों को जिनके गॉल ब्लैडर नहीं होता है, उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो खाने का जो टाइमिंग है ना, वो हमेशा फिक्स रखनी चाहिए। मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए कि आज खा रहे हैं 11 बजे, कल खा रहे हैं 3 बजे, फिर खा लिया किसी दिन 1 बजे, फिर खा लिया शाम को 4 बजे, एक दिन खाया ही नहीं, फिर अगले दिन 3 बजे खाया। ये नहीं करना चाहिए। एक नियम बनाइए, डेली जो खाना है एक टाइम पे खाइए, 12 बजे बना ली, 12 बजे खाइए। जिससे क्या होगा, कुछ दिन बाद बॉडी हमारी हैबिचुअल हो जाएगी, लीवर हैबिचुअल हो जाएगा, कहता है अच्छा ये 12 बजे खाता है, चलो 12 बजे छोड़ेंगे, तो जैसे खाना आएगा वो छोड़ देगा। ऐसे क्या होएगा, अब खाना खा नहीं रहे हो, वो छोड़े चलो जा रहे हो, दिक्कत होगी ना। और या तो तुम बार बार खा रहे हो, परेशान है, कहते यार हमें एक काम थोड़ी हमारे पास, पिताशा था तो केवल यही देखता था, ए भैया खाना खा, हाँ आ गया ले लो, थोड़ा छोड़ दिया। अब क्या करेगा, लीवर के पास बहुत काम है, वो कहेगा ए पता नहीं साला दिन भर खा लेता है, जब मन हो तब खा लेता है, अब कब तक छोड़ेगा, वो दिक्कत होती है उसकी। तो आप खाना टाइम से खाइए, मतलब रूटीन बना के कितने टाइम खाना है। फिर जब खाना ये आगे पहुंचा, तो यहां से तो इसको अमली कर दिया। फिर और क्या होता है, या पाइलोरिक के पास में और भी काम होता है। पाइलोरिक के पास में होता है कि यहां पे दूध, मतलब और भी जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथियां, यहां पे पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां मतलब गैस्टर ग्लैंड, तो गैस्टर बोलते हैं ना इसको, गैस्ट्रो, तभी तो इसके जो डॉक्टर होते हैं तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जठर ग्लैंड है ना, मतलब गैस्ट्रो ग्लैंड। तो यहां पे जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। जो जठर ग्रंथियां होती हैं उनसे 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन सा, एक निकलता है रेनिन और एक निकलता है पेप्सिन। एक पेप्सिन और एक रेनिन, ये 2 एंजाइम निकलते हैं। कहां से, जठर ग्रंथियों से। रेनिन का काम होता है, जो भी हम दूध पीते हैं ना, इसको दही में बदल देता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, ये काम करता है रेनिन, यहीं पे पाई जाते हैं। तो इसका काम दूध को दही में बदलना, दूध जो हम लोग पिएंगे इसको दही में बदल देगा। पेप्सिन का काम होता है, देखो जब हमने खाना खाया था तो यहाँ पे हमारा स्टार्च जो था, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, रोटी वोटी खाते हैं जो हम लोग, आलू, ये सब क्या होता था, ये सब तो डाइस्टेज और टाइलिन कुछ ना कुछ पचा रहे थे। इसके बाद वो सब आगे नीचे, लेकिन प्रोटीन के लिए क्या था और वसा पचाने के लिए क्या था, वसा के लिए तुम्हारा पित्तरस कुछ ना कुछ काम कर रहा था थोड़ा बहुत। जो प्रोटीन होता है हमारा, जिसको पचाना सबसे कठिन है, प्रोटीन, तो प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन सबसे पहले कौन आता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, इस प्रोटीन को, जो हम लोग प्रोटीन जो भी हम खाते हैं किसी भी सोर्स से, दाल वगैरह हो गए या दूध वगैरह से, जो प्रोटीन होता है इसको बदल देता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। ये क्वेश्चन भी पूछता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पेप्सिन किसको, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। फिर क्या होता है, देखो अब बुढ़ापे में क्या होता है, जब आदमी की एज बढ़ती है तो ये जठर ग्लैंड जो होते हैं, जो जठर ग्रंथियां होती हैं, ये कम काम कर पाती हैं। हर चीज बॉडी का एक, मतलब जो हर अंग, सभी अंग होते हैं, ये बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा कम काम करते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते। तो होता यह है कि उसको दूध नहीं पचता है, क्योंकि देखो जठर ग्रंथ से रेनिन और पेप्सिन निकला था, तो उसको ज्यादा दूध पिला देंगे कोई बूढ़े इंसान को, क्योंकि रेनिन ज्यादा अच्छे से निकल नहीं रहा है, और रेनिन का काम होता है दूध को पचाना, दूध को दही में बदलना। लेकिन रेनिन क्या करेगा, काम कम करेगा। जब रेनिन कम निकलेगा तो दूध दही में नहीं बदलेगा। तभी कहते हैं बूढ़े लोगों को गर्मियों के समय में मट्ठा या दही वगैरह, और ऐसे भी गर्मियों में दही या मट्ठा ज़्यादा फायदेमंद होता है दूध के कंपैरिजन में, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है, दूध से दही होता है वो, क्योंकि उसको फिर मेरा अब रेनिन
थोड़ा कम भी निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले से दही खा रहे हो, क्या दिक्कत है। और दूध पियोगे तो दूध को दही में बदलेगा, ठीक है। लेकिन ये दिक्कत है बुढ़ापे में, जब एज ज़्यादा हो जाएगी, जैसे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा रहता है उसके लिए। बाकी तो नॉर्मल दूध भी ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो होता है, हम लोग जो भी प्रोटीन खाते हैं इसको पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहां पे। फिर तभी क्या होता है, होता यह है कि यहां पे एक चीज होती है, इसको बोलते हैं अग्न्याशय, पैनक्रियास। पैनक्रियास, ये था लीवर, ये है पैनक्रियास। ये पैनक्रियास का काम क्या होता है, ये भी एक ग्लैंड होती है। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास जो यहां से भी बहुत सारे भोजन को पचाने के लिए, पाचन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे यहां पे एंजाइम निकलते हैं। कहां से, अग्न्याशय से, पैनक्रियास से। तो जब पैनक्रियास से बहुत सारे निकलेंगे तो उनमें कौन कौन से निकलेंगे ये देखते हैं पहले। तो मतलब अगर बात की जाए कि भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा भूमिका कौन निभाता है, पैनक्रियास भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पैनक्रियास बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो जिसका पैनक्रियास गड़बड़ होता है उसका भोजन पचने में बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है। तो यहां से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं पैनक्रियास से, एक तो निकलता है पैनक्रियास से लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये 3 हार्मोन निकलते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, LAT से, है ना। L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम होता है, देखो ये भी वसा को, फैट को पचाता है। जो हम लोग चिकनी चीजें खाते हैं ना, चिकनाई वाली, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, ये सब, तो इन सबको क्या करता है, वसा। इनमें वसा होती है, जितनी ज्यादा वसा होगी तो वसा के लिए पित्ताशय, यहां से पित्त से भी थोड़ा बहुत तो पाचन होता है। और इधर से पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या करता है, लाइपेज हार्मोन निकलता है, और जो लाइपेज हार्मोन होता है ये वसा को पचाता है। उसके बाद क्या होता है, एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, ये भी स्टार्च को पचाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को। ये किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को। और इधर तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, क्योंकि प्रोटीन जो था हमारा, ये अमाशय में जो जठर रस निकलते हैं तो इसमें एक निकलता है एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता था कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता था। उसके बाद फिर काम आता है ट्रिप्सिन का। तो ट्रिप्सिन एंजाइम इस पेप्टोन को किसमें बदलेगा, पेप्टाइड में। ये प्रोटीन को, ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। मतलब प्रोटीन का एक बार और, तो मतलब प्रोटीन कई भागों में टूटता है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं पच सकता वो। तो पैनक्रियास से जो है एंजाइम निकले थे, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों के पाचन में मतलब भूमिका निभाते हैं। जैसे लाइपेज का काम था वसा पचाना, फैट पचाना, एमाइलेज का काम था कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करना, और ट्रिप्सिन का काम था पेप्टोन, मतलब प्रोटीन का पाचन करना। पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो ये हो गया पैनक्रियास में जो एंजाइम निकलते हैं उनके काम। और ये जो पैनक्रियास होता है हमारा, ये बहुत ही सेंसिटिव अंग होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। इससे, इसका मेन काम होता है कि इससे एंजाइम निकलते हैं और एक हार्मोन निकलता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। और इंसुलिन हार्मोन का काम ये होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है, शुगर की मात्रा होती है, उसको कंट्रोल करता है। और जब इंसुलिन अच्छे से नहीं निकलेगा तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो जिनको डायबिटीज बीमारी होती है तो उनका इंसुलिन कायदे से नहीं निकलता है, मतलब अच्छे से नहीं निकलता है, जितना निकलना चाहिए जो उतना नहीं निकल पाता उनका। इस वजह से उनको डायबिटीज बीमारी हो जाती है। और ये जो पैनक्रियास होता है, ये ज्यादा शराब के सेवन से, ज्यादा शराब पीने से ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। और अगर ये डैमेज हुआ तो पहली बात तो भोजन अच्छे से नहीं पचेगा। जिनका पैनक्रियास गड़बड़ हो जाता है उनका भोजन अच्छे से नहीं पच सकता, क्योंकि देखो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन तीनों के पाचन में भूमिका निभा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल कार्बोहाइड्रेट पचा रहा हो या वसा पचा रहा हो या केवल ये मतलब प्रोटीन का पाचन करता हो, ये तीनों का कर रहा है। हम लोग भोजन में ज्यादातर यही 3 चीजें खाते हैं, या तो वो फैट होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या तो प्रोटीन होगा। बाकी विटामिन वगैरह तो ये तो बहुत कम होते हैं ना।
तो जिसका भी गड़बड़ करता है ये पैनक्रियास, तो उसको खाना पचने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन अच्छे से निकलेगा नहीं, इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है पैनक्रियास से, तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, और ये सब घटना पता है, ये सब हो रहा होता है इस जगह पे। मतलब जैसे देखो, दिक्कत आंत को थी, आंत में ये था कि HCl नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां तो म्यूकोसा है, जो बाहरी परत है अमाशय में, जो एसिड से बचा लेती है, जो अमाशय में जो दीवारें हैं मतलब मांस की, ठीक है, उसको तो बचा लेती है। लेकिन उसके ये जो आंत है, यहां पे थोड़ी म्यूकोसा है, इसको तो समस्या हो जाएगी अगर HCl यहां से आ गया तो, ये तो गल जाएगी। इस वजह से इसी को प्रॉब्लम थी, तो इसने इसी की कमी को, मतलब इसी की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, दूर करने के लिए लीवर ने बनाया था पित्तरस, जो क्षारी होता है, और क्षार अम्ल जब मिलेंगे तो वो न्यूट्रल कर देगा। इस वजह से यहाँ पे ये सब घटना हो रही होती है। मतलब ये सब घटना जो पाइलोरिक था ना, जो अमाशय का जो तीसरा भाग था, कार्डिक फंडिक पाइलोरिक, ये पाइलोरिक इसके पास, और जहां से छुट्टियां शुरू होने वाली है इसके पास ये सब हो रहा होता है। क्योंकि समस्या आंत को थी, उसके पास HCl नहीं पहुंचना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब देखो फिर क्या होता है, अब समझते हैं आंत के बारे में। अब जो आंत होती है हमारी दो प्रकार की होती है, दो आंत होती है हमारे, एक होती है छोटी आंत, ठीक है, और एक होती है बड़ी आंत। अब छोटी आंत जो होती है साइज में बहुत, मतलब इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन छोटी होती है, पतली होती है, ठीक है। और बड़ी आंत जो होती है ये चौड़ाई होती है, इसकी मोटाई होती है। ये देखो बड़ी आंत और ये देखो छोटी आंत, तो लंबाई बड़ी होगी छोटी आंत की, लेकिन मोटी होगी बड़ी आंत, ठीक है, इस वजह से इसको बड़ी आंत बोलते हैं। अब ये जो छोटी आंत, अब देखो भोजन यहाँ से पाइलोरिक के बाद पूरा यहाँ से होते हुए अब ये छोटी आंत पहुंचने वाला है, तभी ये सब काम हो गया, ठीक है। अब जब भोजन पहुंचेगा आंत में, तो आंत के तीन भाग होते हैं छोटी आंत के। एक पहला होता है डियोडेनम, डियोडेनम, फिर होता है जेजुनम, और लास्ट होता है इलियम। ये तीन भाग होते हैं इसके छोटी आंत में। तो ये जो पहले वाला ऊपर वाला है ना, जहां पे ये सब हो रहा है, ये जो पित्तरस बना, इधर से पैनक्रियाज ने अपने मतलब लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन आया, तो ये सब काम ये डियोडेनम और पाइलोरिक के पास होता है, यहां पे शुरुआत में ये, ठीक है, इसी जगह पे। इसके बाद जब दूसरा हिस्सा होता है जियोजेनम का, तो जियोजेनम में क्या होता है, ये क्या करता है, ये बहुत इसका मतलब ये भोजन को फैला देता है। क्योंकि देखो जो छोटी आंत होती है ना हम लोगों की, ये लगभग 6 से 8 मीटर लंबी होती है, 6 से 8 मीटर लंबी, लेकिन समेट के मतलब फोल्ड होके अंदर होती है, फोल्ड होके, क्योंकि 6 से 1-1.5 मीटर का इंसान होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये फोल्ड होके होती है, तभी तो 6 से 8 मीटर लंबी होती है। तो इसका जो सबसे ज्यादा हिस्सा होता है जेजुनम का होता है। तो इसमें क्या होता है, भोजन बिल्कुल से फैल जाता है, क्योंकि देखो टारगेट ये होता है कि पूरा भोजन कुछ भी हो जाए, छोटी आंत में ही पचना है भोजन को। भोजन का जो पाचन होगा वो छोटी आंत तक ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी आंत भोजन पचाने का काम करती ही नहीं है। उसका काम सिर्फ होता है जो पानी आया है ना भोजन के साथ में, इसका अवशोषण करना, इसको सोख लेना बस, और बाकी जितना वेस्ट बचेगा उसको सब रेक्टम में भेज देना। ये काम होता है बड़ी आंत का। छोटी आंत में जितने तुम्हारे पोषक तत्व थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट और ये तुम्हारा प्रोटीन, ये सब कुछ था, ये सब छोटी आंत में ही इसका टारगेट होता है कि इसी में सब हो जाए, जितना पाचन होना इसी में हो जाए, बड़ी आंत कुछ नहीं करेगी। तो इनके पास टारगेट होता है। तो जेजुनम क्या करता है, खाने को पूरा फैला देता है धीरे धीरे, और फिर थोड़ा थोड़ा उसके बाद इलियम में पहुंचता है खाना। कहां पहुंचता है, इलियम में। और इलियम में बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि टारगेट था ना कि छोटी आंत में ही भोजन पचा देना है पूरा, इसके बाद भोजन का पाचन वाचन नहीं होगा, ठीक है। तो इलियम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इरेप्सिन, एक एंजाइम होता है इरेप्सिन। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है। अब देखो प्रोटीन पहली बार कहां पे प्रोटीन का पाचन हुआ था, इसमें अमाशय में, जिसको स्टमक बोलते हैं, ठीक है, पेट, वहां पे हुआ था।
उसके बाद वहां पे हुआ था क्या था, जो पेप्सिन हार्मोन था उसने किसमें बदल था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। इसके बाद आया था पेनक्रियास, पेनक्रियास से निकला था ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ने क्या किया था, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला था। अब इरेप्शन, अब यहां पे लास्ट हो जाएगा प्रोटीन, अब यहां पे बन जाएगा जो बनना है। अब देखो इरेप्शन, इरेप्शन क्या करता है, पेप्टाइड को, इस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देगा, एमिनो एसिड में। अब यही एक प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है एमिनो एसिड, ठीक है। हमारा शरीर प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर सकता है, हमारा शरीर प्रोटीन नहीं कुछ करता है, एमिनो एसिड हमें जरूरत होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत नहीं, एमिनो एसिड की जरूरत होती है। हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो उसका कई भागों में टूटता है, वो मतलब वो कई प्रोसेस होकर गुजरता है, तब वो जाके एमिनो एसिड मिलता है। तो हमारी बॉडी में 20 एमिनो एसिड की जरूरत होती है, तो 10 एमिनो एसिड तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, जो आरएनए होता है ये खुद बना लेता है। अब 10 एमिनो एसिड की जरूरत हमें भोजन से पूरी करनी होती है, तो खाने से हमें 10 एमिनो एसिड चाहिए और हमारी बॉडी के पास 10 हैं, तो टोटल 20 एमिनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन आगे बनता है। तो एमिनो एसिड का काम होता है, तो प्रोटीन का पाचन देख रहे हैं 3-4 जगह से हुआ, तो नॉर्मल नहीं है प्रोटीन, ऐसे नहीं पचेगा, 3-4 बार पचेगा। तो अगर बीच में पैनक्रियाज आपका दिक्कत कर गया तो बताइए वो जो ट्रिप्सिन निकल रहा था तो एक स्टेप तो दिक्कत करेगा ना, फिर इस हिसाब से खाने पचने में बहुत दिक्कत होती है ना। कोई भी अगर कोई भी पार्ट में अगर दिक्कत हो जाती है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो दिक्कत होती है आपके पाचन में, पूरे में दिक्कत होगी, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर क्या होएगा, अब तो लास्ट में पहुंचे थे इलियम में, भोजन पूरा पहुंच चुका था इलियम में। अब इलियम में इरेप्सिन जो निकला था इसने क्या किया था, इसने प्रोटीन का पाचन किया, और यहीं से निकलता है एक लाइपेज, एक एंजाइम निकलता है लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज भी क्या करता है, ये भी फैट को पचाता है। जैसे ऊपर लाइपेज था ना यहाँ पे पैनक्रियाज के पास, तो वहां पे भी लाइपेज निकला था, इलियम में भी लाइपेज निकलता है, क्योंकि वसा भी तो बच गया होगा ना, सब पचते हुए आ रहा है सब खाना डाइजेस्ट होते हुए। अब लास्ट में आंत में टारगेट है कि हमको पूरा खत्म कर देना है, तो अब लाइपेज फैट का पाचन करेगा। और बहुत सारे इसमें एंजाइम होते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, ठीक है, और एमाइलेज, लैक्टेज, बहुत सारे होते हैं। तो ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो माल्टेज जैसे स्टार्च को पचाएगा, सुक्रेज ये भी स्टार्च को ही पचाएगा, ग्लूकोज वगैरह को, है मतलब जो भी चीनी वगैरह खाते हैं। इसके बाद लैक्टेज ये दूध को पचाएगा। तो ये सारे काम मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें मेन याद रखना है हमको इरेप्शन के बारे में, लाइपेज के बारे में, और बाकी इसमें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए तो बहुत सारे होते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। अब खाना पहुंच चुका इलियम में, जितना भोजन खाया था। अब क्या होता है कि पूरा भोजन का टारगेट, पूरे मतलब उसका टारगेट है पूरे बॉडी का, कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि हमें खाना बस इलियम तक पूरा सब पचा लेना है, और जितना उससे रस निकलेगा। तो होता ये है कि जब ये जो आंत होती है, छोटी आंत, यहाँ पे छोटे 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 इसमें ऐसे कुछ पाया जाता है, ठीक है। इनका कनेक्शन सीधे ब्लड से होता है। इनको बोलते हैं विली, इनको बोलते हैं विली, बिल्ली नहीं विली, ठीक है, विली। तो विली, तो ये क्या करते हैं, ये जितना अब प्रोटीन पाचन हुआ तो अमीनो एसिड निकलेगा, लाइपेज से फैट निकलेगा, जब पचेगा ये बाद में जाके ग्लिसरॉल वगैरह बनता है, और इधर आपका कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज वगैरह बनेगा। तो जब ये बन जाएगा तो इसका जब पाचन हो जाएगा तो इसको पूरा अवशोषित करके, मतलब इसको ब्लड में मिलाना है ना। अब ये तो जा रही बड़ी आंत, खाना पूरा जा रहा है बड़ी आंत की ओर, तो बड़ी आंत सीधे बाहर कर देगी। तो अब इसके जो पोषक तत्व थे इनका अवशोषण कौन करेगा, इनका अवशोषण करने का काम होता है विली का। ये बीच में जो छोटे छोटे निकले होते हैं ये विली क्या करते हैं, जो जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उन सबको अपने में अवशोषित कर लेते हैं, और उनको ब्लड के रास्ते, मतलब ब्लड शरीर में कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है ना, कि इधर से उधर ले जाओ, ये करो वो करो, ये सब ब्लड करता है। तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड, तो ब्लड में मिला के इनको ले जाते हैं लीवर तक। तो जितने पोषक पदार्थ है ये सब कौन ले गया, विली। किसके द्वारा ले गए, ब्लड में मिला के, और ब्लड से मिला के कहाँ ले गए, लीवर में।
अब ये सब कुछ स्टोर कर देता है जाके लीवर में। जितने पोषक पदार्थ है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, हैं, प्रोटीन खाया, ठीक है, जो भी फैट लिया, जो भी चीजें थी, ये सब जाके स्टोर हो गया फैट ये अब यहाँ पे लीवर में। अब जब लीवर में पहुंचा, अब लीवर क्या करेगा, सुनिए, लीवर के बहुत सारे काम होते हैं, लीवर बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा बिजी है लीवर। तो लीवर क्या करता है, ये सबको, लीवर में ब्लड भी होता है, ठीक है, तो ब्लड के माध्यम से लीवर में पहुंचे, विली ने अवशोषित किया था। अब जब लीवर के पास पहुंचे तो लीवर क्या करता है, लीवर ही सबको बांटता है, मतलब लीवर के पास सब स्टोर हो गया, आके सब कुछ इकट्ठा कर लिया लीवर ने। अब लीवर बांटेगा सबको, भाई हर एक बॉडी के सभी पार्ट्स को सब कुछ ऊर्जा की जरूरत है, सबको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सबको प्रोटीन चाहिए, सबको फैट चाहिए। अब सबको फैट चाहिए तो अब ये बांटने का काम कौन करेगा, ये करेगा लीवर। डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा, लीवर करेगा, सबको बांटेगा और जरूरत के हिसाब से बांटेगा। देखिए ऐसा होता है, लीवर ने हमारा क्या किया, सब कुछ स्टोर कर लिया। फिर जैसे हम लोग डंबल करते हैं, तो हमने बाइसेप्स किया, तो बाइसेप्स किया या ट्राइसेप्स किया, ये जो भी किया, तो होता ये कि अब बाइसेप्स में ऊर्जा ज्यादा खर्च हो गई, तो वहां पे प्रोटीन की जरूरत है, फैट की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। तो ये कौन बताएगा कि वहां पे जरूरत है, ये बताने का काम करेगा दिमाग। शरीर में जितने जो जानकारी वगैरह देता है, ये सब दिमाग देता है, माइंड। ये बताएगा लीवर को कि लीवर वहां पे ज्यादा जरूरत है, वहां पे प्रोटीन ज्यादा भेजो, वहां पे प्रोटीन ज्यादा भेजो, तो वो वहां पे भेजेगा। जैसे रनिंग करते हैं, तो रनिंग करने के लिए फेफड़ों में, पैरों में ज्यादा चाहिए, तो इस वजह से लीवर को आदेश कौन देगा, ब्रेन, और लीवर भेजेगा कि हाँ वहां ज्यादा जरूरत है, वहां भेजेगा। तो जिसको जितना जरूरत के हिसाब से लीवर बांटेगा, जितने भी पोषक पदार्थ होंगे। तो लीवर का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लीवर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। लीवर का काम जैसे एक होता है, जैसे एक तो पित्रस बना रहा था हमारा, अगर पित्रस ना बनता, सपोज अगर ना बनता पित्रस, लीवर ना बनाता, तो HCl आ जाता, आगे आंतों को गला देता, काम खत्म। क्योंकि हमारी नॉर्मल बॉडी नहीं झेल सकती HCl को। अगर हम हाथ में HCl रख लेंगे तो जल जाएगा हाथ, ठीक है। तो आप समझो आंत तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगी। अमाशय इसलिए झेल पा रहे हैं क्योंकि म्यूकोसा नाम की एक परत चढ़ी चारों तरफ। तो ये तो हो गया एक लीवर का काम। दूसरा लीवर का काम सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर सब कुछ रखना भी तो है, मतलब स्टोर भी तो करना है ना सब कुछ। एक तो ये काम, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम। फिर तीसरा काम क्या होता है, यहाँ पे एक बनता है जिसको बोलते हैं, जैसे खून में हम लोगों का कोई मतलब कट जाता है कहीं पे, तो थक्का बन जाता है। तो थक्का बनने में एक प्रोटीन काम करता है, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन, दो प्रोटीन काम करते हैं। तो ये दोनों का निर्माण कहाँ होता है, ये भी लीवर में ही होता है, ये भी लीवर बनाता है। जितने विटामिन होते हैं, ज्यादातर विटामिन ए और विटामिन डी, इन सबका संश्लेषण कौन करता है, मतलब इन सबको कौन अपने पास रखता है, इन सबको स्टोर कौन करता है, इन सबको स्टोर करता है ये लीवर। इन सबको भी लीवर स्टोर करता है। एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, जिसमें क्या होता है, अगर कट गया तो कभी खून बंद ही नहीं होगा, मतलब निकलता ही रहेगा, मतलब थक्का नहीं बनेगा, तो हीमोफीलिया होता है। तो खून को जमने से रोकने के लिए एक तत्व पाया जाता है शरीर में, खून में ही, हेपरिन, कि जब तक जो हमारा खून है ये हवा के संपर्क में नहीं आएगा तब तक जमेगा नहीं, तब तक जमेगा ही नहीं। कितनी भी ठंडी पड़ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, ये जम नहीं सकता है। तो इसको खून को जमने से कौन रोकता है, हेपरिन रोकता है। तो हेपरिन का निर्माण क्या होता है, ये भी लीवर में ही होता है। और खून को जमाता कौन है, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन, थक्का जो बनाते हैं खून का जब कट जाता है, तो ये भी निर्माण होता है लीवर में। मतलब रोकना और खून को ना रोकना, दोनों का काम लीवर का ही है, ठीक है, मतलब जो निर्माण हो रहा है इन तत्वों का। और क्या होता है, लीवर बहुत सारे काम करता है। लीवर में क्या होता है, ये यूरिया बनाता है। मतलब हमारे शरीर में एक पदार्थ होता है अमोनिया, वो कहीं ना कहीं से चला जाता है, वो बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है जो अमोनिया होता है। अब अमोनिया हम लोगों ने खा लिया, तो इसको अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को ही यूरिया में बदल देता है, और उसी को यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है किडनी से होते हुए। तो ये होता है। तो समझ लीजिए लीवर का कितना बड़ा रोल है हमारे बॉडी में। लीवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है, जैसे मान लो अगर कोई भी आदमी है, अगर वो जहर खा लेता है, ठीक है, या उसको खाने में जहर दे दिया जाए, कुछ भी हो, अगर वो जहर खा लेता है तो उस छोटा, अगर थोड़ा बहुत जहर होगा ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो लीवर खुद ही खत्म कर देगा उस जहर को। मतलब शरीर में जितना जहरीले पदार्थ हैं सबको लीवर खत्म कर देता है, नष्ट कर देगा।
लेकिन अब जहर ज्यादा मात्रा में खा लिया या ज्यादा हाई मतलब पावर वाला खा लिया, ठीक है, तो वो लीवर को नष्ट कर देता है। सबसे पहले लीवर को ही खत्म करता है वो। इतना समझिए, लीवर जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है जहर के उससे, तो जब जांच वाँच होती है ना, फोरेंसिक वगैरह पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो उसमें लीवर की टेस्टिंग की जाती है कि इसका लीवर देखो कि लीवर जहर खाने से कैसे पता चलेगा। लीवर पहले से नष्ट हो चुका होगा, लीवर खराब हो जाता है, ठीक है। और छोटा मोटा जहर है तो लीवर खत्म कर देगा उसको खुद ही। और ये जो पित्तरस होता है ना, जब ये ज्यादा निकलने लगता है या कुछ इसमें ये पीले रंग का होता है, तो अगर ये ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है फिर जॉन्डिस बीमारी हो जाती है, इसको पीलिया बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि शरीर पूरा पीला पड़ने लगता है। तो इसके बहुत सारे काम है लीवर के। और शराब पीने से लीवर में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है, खराब हो जाता है लीवर। तो कोशिश करके शराब तो पीना नहीं चाहिए, एक्सेस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग पीते हैं वो मानेंगे नहीं, लेकिन एक्सेस शराब कभी नहीं पीना चाहिए ज्यादा मात्रा में, क्योंकि उनका लीवर और पैनक्रियास दोनों में दिक्कत करेगा ही करेगा। अगर लीवर दिक्कत किया तो समझ लीजिए कितने काम रुक रहे हैं आपके, कितने काम में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा बिजी है। इधर पैनक्रियास, अगर शराब पीने से पैनक्रियास गया तो इंसुलिन गया तो शुगर बढ़ गया। अब शुगर बढ़ गया, जिसको शुगर हो गया उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है शुगर में, ठीक है, डायबिटीज। और क्या हुआ, ये एंजाइम भी नहीं निकलेंगे, उधर इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेंगे, ये एंजाइम नहीं निकलेंगे। तो कुल मिला के शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए, सब बॉडी पार्ट्स को इंटरनल बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे पूरा पाचन हो चुका है। अब क्या होता है, आप ये जो छोटी आंत होती है, इसका लास्ट वाला सिरा इलियम होता है, जो अब ये जुड़ता है जाके बड़ी आंत से। और बड़ी आंत जो होती है 3 भागों में बटी होती है। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, और एक होता है रेक्टम। सीकम, कोलम और रेक्टम। तो जो सीकम होता है ये शुरुआत वाला भाग होता है, ये मतलब जहां से जुड़ी होती है ये जो शुरुआत में, ठीक है। तो सीकम के पास में ये चीज लगी होती है, ध्यान से आप ये देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है, ये अपेंडिक्स होता है। ये हम लोगों का औसेसी अंग है, मतलब हम लोगों का कुछ काम नहीं है इसका, ये बिना मतलब का है। लेकिन समझो इसका काम होता था, ये जानवरों में मतलब जानवरों में ये काम होता है इसका। क्या होता है, ये सेलुलोज का पाचन करता है। सेलुलोज जैसे लकड़ी वगैरह की छाल होती है, और पेड़ पौधों की पत्ती वत्ती हो गई, और भूसा वगैरह हो गया, तो इन सब का पाचन करने के लिए इन सब में सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को पचाने का काम करता है अपेंडिक्स, ठीक है। अब हम लोग तो ये सब खाते नहीं है, तो हम लोगों में धीरे धीरे ये सब निष्क्रिय हो गया, और अपेंडिक्स जो होता है हम लोगों का औसेसी अंग बन गया। लेकिन कभी कभी होता है जब हम कुछ गलत सलत खा लेते हैं, तो अपेंडिक्स जब यहाँ पे जाता है तो अपेंडिक्स में फंस जाता है वो खाना। तो अपेंडिक्स जो होता है ये मतलब इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इसको काट के अलग कर दिया जाता है। जैसे गाल ब्लैडर अलग किया गया था ना, ऐसे अपेंडिक्स को काट के अलग कर दिया जाता है। फिर खाना पहुंचा, ये जो जितना भी अब पूरा पोषक पदार्थ तो अवशोषित हो चुके हैं। इसके बाद खाना पहुंचा आपका बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कौन से भाग में, सीकम में। तो बड़ी आंत का मेन काम होता है सीकम और कोलन का, कि ये जितना देखो खाना गया हमारा, तो उसमें पानी भी है बहुत सारा, भाई भोजन में पानी भी तो है ना साथ में, फिर HCl मिला यहाँ पे, है ना। और फिर जितने एंजाइम निकलते हैं बहुत सारे इसमें तरल अवस्था में ही होता है, तो इसमें पानी मिला। जब इसमें पानी मिला, ठीक है, अब इसमें जो पानी मिला हुआ है भोजन में, तो ये जब आगे बड़ी आंत की ओर गया, तो सीकम और कोलन में क्या होता है, इस जो पानी होता है ना, इसका अवशोषण हो जाता है। तो बड़ी आंत के सीकम और कोलन, इनमें जो भोजन होता है, इसमें जो जल होता है, जो वेस्ट आगे जा रहा है, इसके जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत कुछ पाचन आचन का काम नहीं करती है, इसका काम सिर्फ होता है जो जल का अवशोषण, पानी अवशोषित करती है, जल को सोख लेती है बड़ी आंत, है ना, सीकम और कोलन। और जब पानी सोख जाएगा, तो अब जितना बचा वेस्ट बचा सब, तो वेस्ट को रेक्टम में जाके स्टोर कर देगी। तो यहाँ पे वेस्ट स्टोर हो जाता है, वेस्ट, ठीक है। और यही हमारा ये पूरा होते हुए ये पूरा जाता है ऐसे ऐसे, और होते हुए ये होता है रेक्टम, और रेक्टम से होके रेक्टम में सब स्टोर हो जाता है जितना वेस्ट होता है, और ये वेस्ट पूरा लेट्रिन के उससे पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो ये अब कभी कभी क्या हो जाता है कि जो सीकम कोलन, ये जो बड़ी आंत होती है, इसमें कभी कभी हम लोगों के मतलब इन्फेक्टेड हो जाती है कभी कभी, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, जब इन्फेक्टेड हो जाती है तो ये पानी का अवशोषण बंद कर देती है। तो इसी में एक बीमारी होती है जैसे पेचिश डायसेंट्री। तो ये सब क्या होता है, इसमें पानी का अवशोषण जो होना चाहिए तो वो नहीं होता है। जब पानी का अवशोषण नहीं होगा, जो वेस्ट के साथ में जा रहा था, तो वो पानी जब अवशोषित होगा नहीं, आसपास इन्फेक्टेड हो गई पूरे में, तो अवशोषण हुआ नहीं तो वो पानी निकलने लगता है, तो उसी को लूज मोशन के रूप में वो आगे निकलता है। तो ये समझ गए ना आप कि बड़ी आंत का काम कुछ खाना वाना मतलब पाचन करना नहीं है कि कुछ उससे प्रोटीन वोटीन लेगा ना, उसका काम केवल पानी सोखना, और जितना जल होता है तुम्हारे शरीर का सोख लेगा और उसको आगे यूरिन वगैरह में बदल देगा, और बाकी जितना वेस्ट होगा उसको रेक्टम में स्टोर कर देगा आके, और ये सब बाहर निकल जाएगा शरीर के। तो ये हो गया पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। कहाँ से शुरू हुआ था, मुंह से, ठीक है, मुंह से लार ग्रंथियां मिली थी हमको, ठीक है, वहां से हर एंजाइम निकले थे बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद जब वो आगे चला तो ग्रास नली, फिर आगे चल के अमाशय मिला, अमाशय के बाद में यहाँ पे 3 प्रकार थे इसके, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक। इसके बाद जब भोजन आगे चला तो यहीं से फिर पित्तरस वगैरह बना, फिर इधर पेनक्रियास का काम हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद पूरा भोजन पच के इस ढंग से पूरा भोजन का पाचन हो जाता है शरीर में। तो इसी में आप समझिए कि खाने के बाद कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा, तो पानी सच में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पानी ज़्यादा पी लेंगे ना खाने के बाद, तो पहली बात तो जितने ये सब एंजाइम निकल रहे थे ये सब पतले हो जाएंगे, इनकी जो इनकी स्ट्रेंथ थी, इनकी जो पावर था इनका, है ना, वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी मिल गया इनमें, तो ये ढीले ढाले हो जाएंगे, तो एंजाइम अच्छे से मिल नहीं पाते भोजन में, जब मिलेंगे नहीं तो भोजन अच्छे से पचेगा नहीं। तो खाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, और कोशिश करें तो ना ही पिए पानी, क्योंकि जब पानी क्या होता है, जब हम ज़्यादा पानी पी लेंगे तो पानी जो होता है वो पेट में लगभग आधे घंटे 30 मिनट तक स्टोर रहता है, और जो हम लोग खाना खाते हैं ना, ये हमारा 4 घंटे तक स्टोर रहता है। इसमें HCl क्योंकि बहुत मेहनत करता है, तोड़ता है सब कुछ, है ना, 4 घंटे में पाचन होता है पूरा, और पानी आधा घंटा में निकल जाता है, ठीक है। तो जब पानी जल्दी निकल जाएगा तो जितने तुम्हारे एंजाइम थे, जितने सब कुछ जब बन रहे थे सब, पहली बार HCl हो गया, इसके बाद में ये पित्तरस था, और उसके बाद जितने एंजाइम थे यहाँ से निकले थे, और अग्न्याशय से निकले थे, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। इसके बाद ये सब सारे एंजाइम पानी के साथ बह जाएंगे जब पानी ज़्यादा पी लेंगे। और नहीं होगा साथ में अगर हम लोग पियेंगे पानी, खाने के साथ में पानी पीते जाएंगे, तो एमाइले, ये जो जितने एंजाइम है ये सब पतले होते जाएंगे। जब पतले होते जाएंगे तो इनका जो काम करने की वो जो इनकी एफिशिएंसी है, जो इनका क्रियाशीलता एक्टिविटी है जो इनकी, वो कम हो जाएगी, और जब इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो उतना अच्छे से भोजन नहीं पचेगा, ठीक है।